सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। वीडियो का लेक्चर सीरीज आपका देखने जा रहे हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ है, लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज है ये। और अब हम इसके अंदर ही जानने वाले हैं, क्योंकि हम धरती के संरचना के बारे में चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और आज आपको इस लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि धरती के अंदर से, देखो धरती को दो तरीके से जाना जाता है, ये हमने पहले भी समझा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्टली तरीके से तो जो उल्का पिंड भारत में आती है या पूरे अर्थ पे कहीं पे भी गिरती है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर पाते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि धरती के अंदर से जो मटेरियल निकलता है उससे हमें समझ में आता है कि धरती किस तरीके से काम करती है। इससे पहली वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने भूकंप के बारे में समझने की कोशिश करी थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बोले तो वॉल्केनो से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझेंगे, बट उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे धरती के स्ट्रक्चर के बारे में। और वो स्ट्रक्चर क्या है अगर हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, द क्रस्ट, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत ही भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूटे जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग हो सकती है। महासागरों से भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। तो महासागर और महाद्वीपों में अंतर सिंपल सा यही है। अगर ज़मीन के ऊपरी हिस्से से खोदने की शुरुआत करें तो हमें क्रस्ट वाली जो लेयर है वो कम से कम 5 किलोमीटर मोटी दिखाई देगी। कैसे? अगर हम मैप में देखने की कोशिश करें तो हमें यहाँ से समझ में आता है। ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ये क्रस्ट वाला पार्ट है। तो आप ये देखेंगे कि ये है आपका महाद्वीप। महाद्वीप बोले तो कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट में क्योंकि पूरा का पूरा आप सीमेंटेड देखोगे तो सीमेंटेड में आपको कितना देखने को मिलेगा? वो मिलेगा 5 किलोमीटर गहरा, क्रस्ट वाला पार्ट। लेकिन वही अगर पानी के वहाँ से खोदना चालू करोगे तो कम से कम हमें 50 किलोमीटर तक की गहराई देखने को मिलती है, वो भी सिर्फ क्रस्ट की। कारण क्या है? कारण ये कि पानी के वहाँ पे कई किलोमीटर तो समुद्र ही आ जाता है, और जब समुद्र आ जाता है तो उसके बाद तो फिर हमें ज़मीन देखनी जो चालू होती है। इसीलिए हम क्रस्ट वाली अगर बात करें तो क्रस्ट वाले में हम देखेंगे कि लगभग 5 किलोमीटर से महाद्वीप नीचे मिलता है। और अगर हम महासागरों की बात करें तो हम लोग कम से कम 30 किलोमीटर देख सकते हैं। लेकिन टोटल हिमालय पर्वत से लेके इसकी मोटाई 70 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि इस मैप में अगर आप देखो तो देखो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, क्रस्ट जो है लगभग 5 से 70 किलोमीटर थिक है, यानी कि मोटा है। मतलब क्रस्ट जो है वो आपको 5 से 70 किलोमीटर मिलेगा, वो भी सिर्फ क्रस्ट का हिस्सा। क्यों? अलग अलग जगहों पे हिमालय पर्वत की ऊंचाई से जाके जाओगे और वहां से खोदना चालू करोगे तो 70 किलोमीटर है। पानी के महासागरों से जाएंगे तो वहां पे 30 किलोमीटर है। जमीन की लेयर जो मेन नॉर्मल प्लेन सरफेस है तो वहां से 5 किलोमीटर नीचे तक आपका सारा हिस्सा क्रस्ट का मिलेगा। और ये क्रस्ट जो है वो हमें पूरी तरीके से बताती है कि किस तरीके से हमारा पूरा क्रस्ट काम करता है। अब दूसरी अगर हम बात करें वो है आपका मेंटल। देखो ये वैसे तो मैप में दिखा रखा है, यहाँ से आपके इसमें भी दिखाने की कोशिश करी गई है, तो मैं आपको अलग से चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरी है मेंटल, यानी कि बीच वाला हिस्सा। तो भूगर्भ में भूपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असंत्या से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्वासा मंडल यानी कि एथमोस्फेयर कहा जाता है। एथनोस शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है यह मुख्य स्रोत यहीं से ही है। भूपट्टी का मेंटल का ऊपरी भाग स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मंडल का विस्तार दुर्वासा मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक ही है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए अगेन बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि ये वाला हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ मैप से। ये तो जैसे ही हमारा मेंटल का हिस्सा खत्म, सॉरी कौन सा, क्रस्ट का हिस्सा खत्म होता है तो उसके बाद हमारा आ जाता है क्या कहते हैं पूरी तरीके से क्या, मेंटल का हिस्सा। तो मेंटल के हिस्से में अगर हम देखें तो लगभग हमारा क्या कहते हैं ये लोअर मेंटल है और ये अपर मेंटल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा अगर मैं बताऊँ तो लगभग 2900 किलोमीटर तक
हमारा पूरा का पूरा मेंटल हमें देखने को मिलता है। आज तक इसकी गहराई कोई नहीं माप पाया है, मतलब इवन यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया है कोई। उसके ऊपरी हिस्से को एथनोस्फेयर कहा जाता है, और एथनोस्फेयर की जो बाउंड्री लाइन है, ये वाली बाउंड्री लाइन आपको ये दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है बाउंड्री लाइन, ये उसको अलग करती है। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा बेसिक समझ लेना है आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि अपर मेंटल कौन सा है, लोअर मेंटल कौन सा है, एथनोस्फेयर कौन सा है, और पूरा का पूरा मेंटल कौन सा है। एंड साथ साथ में जो उसकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के निचले वाले हिस्से को जो कह रहे हैं ये लोग, एक निचले वाले हिस्से को कह रहे हैं, एक सेकेंड, निचले वाले हिस्से को इन्होंने नाम दिया है डिसकंटिन्यूटी, दैट मीन्स असंत्य, मोह असंत्य एक नाम दे रखा है इन लोगों ने। ये बता रहा है कि दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो हमें ये वाला पार्ट जो है, मोह वाला पार्ट जो है वो ये देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला एथनोस्फेयर हो गया, एंड देन उसके बाद ये पूरा का पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा मेंटल दिखाई दे रहा है। देखो हर जगह ना डेटा अलग अलग है, हर जगह डेटा अलग अलग है, लेकिन जो एनसीईआरटी बता रही है हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं कि एथनोस्फेयर जो है आपका वो कहाँ पे पाया जा रहा है। एथनोस्फेयर पाया जा रहा है, दुर्भाषा मंडल जो है मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्भाषा मंडल कहते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग को, यानी कि मेंटल भी दो हिस्सों में डिवाइड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, एंड देन उन दोनों को अलग करने वाला मोह जो है वो इन दोनों को अलग कर रहा है। और इस हिसाब से इसकी मोटाई जो है आप देख सकते हैं, जो लिथोस्फेयर है वो 200 से 10 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में आता है। अब बात करते हैं कोर की, सबसे बीच का हिस्सा, सबसे बीच का, सबसे निचला हिस्सा। और कोर को भी दो हिस्सों में, अपर कोर और लोअर कोर, आप ऐसे बोल सकते हो। तो जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता दी है। क्रोड व मेंटल की सीमाएं 900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य कोर यानी कि आउटर कोर तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर यानी कि इनर कोर जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। कोर के बाहरी मुख्यतः निकेल वह लोह से बना है, इसीलिए इसे नीफ के परत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप वैसे भी जान सकते हैं, मैंने आपको कई लेक्चर सीरीज में पहले भी बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आउटर कोर, ये लिक्विड है, तरल है, एंड देन उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये पूरी तरीके से क्या कहते हैं, ठोस है। ठीक है, ठोस है। तो इस वाले पार्ट को, किस वाले पार्ट को कह रही है कि निकेल और फेरस, लोहों के, इसे फेरस बोलते हैं, यहाँ पे फेरम्स लिखा हुआ है, इसे निफ परत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये निफ परत आपको दिखाई दे रही है, ये निफ परत जो है, इस हिस्से को आप कोर बोल लीजिए या निफ परत बोल लीजिए, वो इसको इस नाम से ही पुकारते हैं। तो इनर कोर और आउटर कोर अगर हम देखें तो लगभग क्या कहते हैं 2900 किलोमीटर, धरती के ऊपर से 2900 किलोमीटर नीचे आएंगे तो उसके बाद हमें जो पूरा का पूरा आपका कोर है वो दिखाई देता है। एक्सट्रीमली हॉट, मतलब यहाँ तक तो पहुँचना मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 सालों के बाद भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपने धरती के विकास से संबंधित और धरती के लेयर से संबंधित पढ़ा। दूसरी बात आप पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूपों के बारे में। मतलब ज्वालामुखी, आपको पता है कि जहाँ से निकलता है वहाँ से गैस, राख, तलर, चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँच जाता है जब ये ब्लास्ट होता है। आपने चित्र बहुत देखे होंगे, चित्र नहीं भी देखें ज्वालामुखी के तो आप ये वाला चित्र देख सकते हो। ये ज्वालामुखी का चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है। ये मैग्मा है जो धरती के ऊपर से नीचे अंदर से निकलता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे लावा बन जाता है, एंड धरती के हिस्से पे आके गिरता है। जब धरती का निर्माण हो रहा था तो आप देखेंगे कि बहुत बार लावा विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो हुआ था, और ज्वालामुखी उद्गार जो है भारत के बहुत हिस्सों में हुआ है, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि काफ़ी समय तक तो ज्वालामुखी फटते ही रहे। तो यानी कि हमारे देश के अंदर आज भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, यानी कि जिसे हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं, वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तलर चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचते। दुर्बलता मंडल वही है जो आपका क्या कहते हैं कोर का, जो मेंटल का ऊपरी वाला पार्ट है, वहीं से ही पूरा का पूरा जो है वो लावा जो है, मैग्मा जो है वहाँ से निकलता है और धरती पे आके लावा गिर देता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जब तक पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब ये भूतल के ऊपर धरातल पर पहुँचता है तो लावा कहलाता है। तो मैग्मा और लावा में अंतर है। जब वो मेंटल के अंदर वाले पार्ट में है
तो उस समय मैग्मा कहलाएगा, और जब वो मैग्मा से धरती से बाहर निकल जाएगा तो वो लावा कहलाएगा। यानी कि अगर हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो अभी यहाँ पे ये क्या है, अभी ये यहाँ पे मैग्मा है। क्या है ये? मैग्मा। जब ये यहाँ पे मैग्मा है, लेकिन जब वो भारत इसके ज्वालामुखी से फट के जब वो नीचे आएगा या कहीं पे भी जाएगा तो उस टाइम पीरियड पे ये लावा कहलाएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ये भी समझ लेना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो लावा कहलाएगा। अब लावा जो है, लावा कहलाएगा अगर, तो वह पदार्थ जो धरातल तक पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वाला खंडिशनम, दसवें से डायब्रीज भी बोला जाता है, ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी धूलकण व गैस जैसे नाइट्रोजन, यौगिक सल्फर, यौगिक कुछ मात्राएं कैलोराइन, हाइड्रोजन और अग्नि जैसी शामिल है। आपने पहले वाले पार्ट में पढ़ा होगा, जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो शुरुआती समय में हीलियम और हाइड्रोजन ही गैस हमें देखने को मिली थी, लेकिन जब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, फट रहा था, तो उसमें भी अनेक प्रकार की गैसें हमें देखने को मिली थी। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के बाद आप देख सकते हैं कि एक चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलती है। अब एक ही चीज़ नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा कि हम क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बम है, ये डोम दिखाई दे रहा है, ये उसके बाद ये ऐश फॉल हो रहा है, क्योंकि जब ये फटा होगा तो वोल्केनो इरप्शन होने के बाद यहाँ पे अलग अलग गैसेस के बाद जो धूलकण आ रहे होंगे वो नीचे गिरे होंगे, ये फ्लो दिख रहा है जिस फ्लो से नीचे उतरता हुआ आ रहा था। उसके बाद ये सारी की सारी नालियाँ आपको दिखाई दे रही है, इजेक्शंस आपको दिखाई दे रहा है, एंड देन डाइब्रीज फ्लो होता हुआ, ये रहा डाइब्रीज फ्लो होता हुआ, ये आपके धरती के ऊपरी हिस्सों पे गिर रहा है। तो ये एग्जामिनर जो है इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ज्वालामुखी उद्गार यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट अलग अलग तरीके से विकसित हुआ है और अलग अलग तरीके से आकृति बनाता है, इसलिए हमें वॉल्केनो के भी टाइप देखने होते हैं कि वॉल्केनो कितने प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। तो टाइप ऑफ वॉल्केनो ये रहे, आप टाइप ऑफ वॉल्केनो को एक एक स्टडी करके करने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के वॉल्केनो हमें दिखाई देते हैं। तो जिसे शील्ड वॉल्केनो भी कहा जाता है। तो बेसाल्ट का प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी विशाल है, सबसे बहुत बड़ा ही ज्वालामुखी ये फटता है। हवाई द्वीप जैसे कि जो आइलैंड वाली जगहें हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये ज्वालामुखी का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बेसाल्ट से निर्मित जो तरल लावा जो है ठंडा होने के बाद धरती पे आता है, तो उस प्रकार का लावा हमें यहाँ पे दिखाई देने को मिलता है। क्योंकि बहुत समय तक ठंडा हो जाता है तो इसलिए बहुत धीरे धीरे करके ये सतह पे पहुंचने की कोशिश करता है। तो जैसे ही लावा फटता है, अगर उसके अंदर पानी चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है, नहीं तो ये कम विस्फोटक माने जाते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये लावा फवारे के रूप में बाहर आता है और धीरे धीरे निकास जो है एक शंकु के रूप में, कोन के रूप में बनाता है, जो सिंडर शंकु यानी कि सिंडर कोन के रूप में विकसित हुआ है। तो आप ये कुछ इस प्रकार का देख सकते हो, ये कोन के रूप में होता है, बड़ा ही धीरे धीरे करके ये फटता है। जैसे कि मैं इस इमेज में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये रहा शील्ड, तो ये फटा और फटने के बाद शंकु के रूप में हो जाता है और इसका स्लोप बड़ा ही क्या कहते हैं कम होता है, इसका स्लोप हमें कम देखने को मिलता है। इसलिए धीरे धीरे ये लावा जो है क्या कहते हैं मैग्मा यहाँ से निकल के लावा यहाँ जब पहुँचता है तो धीरे 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 शंकु का आकार ले लेता है ये, इसलिए इसे हमने शंकु शिल्डर कोन भी इसे नाम से हम इसे पुकारते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जो हमें समझना है। दूसरा है हमारा ज्वालामुखी जिसे हम मिश्रित ज्वालामुखी बोलते हैं, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। जिन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व गाढ़ा और चिपचिपा लावा उद्गार होता है, यह प्रिय ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इनके लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वलन खंडाशनी जैसे साइटोक्लास्टिक बोलते हैं पदार्थ जो है राख भी धरातल पर पहुंचती है। यानी कि ये ज्वालामुखी जो है ज़्यादा विस्फोटक होते हैं, इसमें चिपचिपापन ज़्यादा होता है और इसमें मात्रा जो है मिक्स हुई आती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परत के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्पोजिट ज्वालामुखी ये दिखाई दे रहा है। ये कॉम्पोजिट ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। इसमें आपका मैग्मा निकला धरती के अंदर ऊपर और उसके बाद ब्लास्ट होने के बाद इसमें गाढ़ा और चिपचिपापन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये चीज़ हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। एंड देन उसके बाद आता है आपका कौन सा
उसके बाद आता है आपका ज्वालामुखी कुंड, जिसे हम कंडेरा भी बोलते हैं, कैल्ड्रा भी बोलते हैं। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर इसे विस्फोट होता है जब इसमें विस्फोट होता है तब वह ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाता है और धंसे हुए विध्वंस गर्द लावा के गिरने से गड्ढा बन जाता है और ज्वालामुखी कुंड बन जाता है। इसीलिए ज्वालामुखी कुंड के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब ज्वालामुखी जब बनता है तो ये विशाल रूप ले लेता है। विशाल रूप लेने के बाद इसकी ज़मीन खुद धंस जाती है और धंसने के बाद ये कुंड बना लेता है, जैसे जलकुंड होता है ऐसा। ये देखो यहाँ पे इसने कुंड बना लिया, यहीं पे ज्वालामुखी फट गया और उसके बाद धीरे धीरे करके उद्गार होना चालू हो रहा है। तो दोस्तों ये 3 टाइप के ज्वालामुखी जो हैं वो हमने एनसीईआरटी में पढ़ने की कोशिश करी है। अब दूसरी बात ये है कि एक और है बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी। दोस्तों ये ज्वालामुखी कहाँ होते हैं? ये ज्वालामुखी होते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर भी ज्वालामुखी फटते हैं पर हमें पता नहीं है। तो यहाँ ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बहाव निकलते हैं। संसार के कुछ हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हुए हैं। इसमें लावा प्रवाह क्रम अनुसार होते हैं। कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक मोटे हो जाते हैं, कई बार अकेलों सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक फैल जाता है। भारत का दक्कन पठार टैम, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, विस्तृत बेसाल्ट लावा प्रवाह का क्षेत्र है। एक विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रवाह से ढका हुआ था। मतलब इसमें बताया गया कि ये जो लावा फटा हुआ है ना, ये लावा ऐसा लावा है कि कई हज़ारों सालों से लावा फट रहा था, और फटने के बाद अगर हम महाराष्ट्र का डेक्कन प्लेटू वाला प्लेस देखें तो इसकी मोटाई कम से कम 50 मीटर से 100 मीटर के बीच में है। और ऑफकोर्स आज का पूरा महाराष्ट्र जो है इसी क्या कहते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविजन लावा से बना हुआ है, और ये जो इलाका है पूरा का पूरा फ्लड बेसाल्ट ज्वालामुखी से ही बना हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको दिखाई समझने की कोशिश हमने कराई। दूसरा है मिड ओशनिक, यानी कि इसे मध्य महासागरीय कटाक ज्वालामुखी कहते हैं। इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। पिछला वाला जो मैंने बोला महासागर में नहीं था, वो मुंबई के, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे हमें चोटियां दिखाई देती है हल्की फुल्की, तो मुंबई शहर आपको दिखाई देगा कि वो हाइट पे बसा हुआ है। तो वो जब ज्वालामुखी फटा होगा कई हज़ारों सालों तक, तो वो फटता रहा और पूरे इलाकों में कई किलोमीटर तक फैल गया, एक बाढ़ की तरह, है ना। तो इस वजह से फ्लड बोलते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा है ये मध्य महासागरीय कटाक ज्वालामुखी, ये वो है कि महासागर के बीच में फटते रहते हैं और फिर फैलते रहते हैं। तो ये इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों के बीच में होता है। मध्य महासागरीय कटाक एक श्रृंखला है जो 17,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसैनों में फैली हुई है। इन कटाक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहा है। अगले अध्याय में इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि इसके बारे में अलग से एक चैप्टर स्पेशल दिया हुआ है। लेकिन अगर हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा सा ये दिखाई देगा। ये देखो मिड ओशनिक रेंज है, ये देख लो यहाँ से ये लावा जो है फटना चालू हो रहा है, ये लावा फट रहा है और ऑफकोर्स यहीं पे ही फैल जा रहा है, कहीं यहाँ फट रहा है यहीं फैल जा रहा है। ये महासागर के अंदर ही हमें दिखाई देता है, महासागर के अंदर, इसलिए से मिड ओशनिक क्या कहते हैं वोल्केनो इरप्शन बोलते हैं। तो दोस्तों जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी फटने के अलग अलग शेप भी बन जाते हैं। ज्वालामुखी के अलग फटने की वजह से अलग अलग शेप बन जाते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो है इस टाइप का दे रखा है। अब ये है क्या, समझने की इसे कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ज्वालामुखी उद्गार जो लावा निकालता है उसे ठंडा होने से अग्निशैलें बनती है। जब वो लावा निकलता हो धरती के ऊपर तो अग्निशैलें बन जाती होंगी, जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र के हिस्सों में बनी होंगी। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले भूतल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मेंटल के हिस्सों से जब वोल्केनो इरप्शन हो रहा होता है, वोल्केनो फट रहा होता है, तो धरती के ऊपरी हिस्सों पे आ जाएगा, तो फिर वो अच्छी तरीके से हमें इग्निस रॉक के रूप में दिखाई देगा और उसकी हम स्टडी भी कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। लेकिन धरती के अंदर के हिस्सों में अगर रुक जाएगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लैंडफॉर्म्स को भी हमने समझा। भूतल के निचले परतों पर, यानी कि जो धरती के अंदर वाले हिस्से पे वो लावा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो चट्टानें, जो अग्नि चट्टानें, इग्नियस रॉक है, उनको हमने अलग अलग नाम से पुकारा है। जैसे कि ज्वालामुखी शैल, जब लावा धरातल तक पहुंचकर ठंडा होता है तो शैल कहलाता है।
लेकिन दूसरा है पतलिया, पतलिया जैसे हम प्लूटोनिक शैल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है और जमा हो जाता है तो इसको ये कहा जाता है। देखो क्या है, हम इसमें से देखने की कोशिश करते हैं। देखो आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो है ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसे हमने क्या कहते हैं, प्लूटोनिक कहा है। मतलब ये जो है ये पूरी तरीके से लावा जो है धरती के अंदर ही ठंडा हो गया है, ये ऊपर के हिस्सों में आया ही नहीं है, ये ऊपर के हिस्सों में आया ही नहीं है। और यहाँ पे तो खैर मैप में दिखाई नहीं दे रखा है इस वाले हिस्से में, लेकिन इसे प्लूटोनिक कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया। और दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह आकृति अंत्यवेधी आकृति यानी कि इंस्ट्रक्टिव फॉर्म कहलाती है। इसमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं, अब एक एक करके इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि किसको क्या क्या कहा जाता है। नंबर 1 बैथोलिक। बैथोलिक क्या है, यह मैग्मा का बड़ा पिंड है। मैग्मा क्यों, क्योंकि अभी धरती के अंदर ही है, धरती के बाहर होता तो लावा कहलाता। यह मैग्मा का बड़ा पिंड है, भूपर्वती के अधिक गहराई पर ठंडा हो जाएगा तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाएगा। मतलब जब धरती के अंदर ही लावा ठंडा हो गया है और ऑफकोर्स वो गुंबद के आकार में यानी कि एक डोम की शेप में आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बैथोलिक कहते हैं। बैथोलिक क्या होता है आप ये देख सकते हो, देखो ये देखो गुंबद के आकार में आ गया ना ये वाला हिस्सा, और देखो ये चीज़ बैथोलिक कहलाता है। अंदर ही रहा और अंदर ही ठंडा हो गया तो ऑफकोर्स इसे बैथोलिक कहोगे। ये ऊपर पहुंचने वाला था पर पूरी तरीके से पहुंचा नहीं, इसे इतने हिस्सों में ही रुक गया, मतलब इतने हिस्सों में इकट्ठा हो गया, एक तरीके से कलेक्ट हो गया और कुछ ही हिस्सा जो है ऊपर पहुंच पाया। इसे हम बैथोलिक के नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं, बैथोलिक के नाम से। उसके बाद दूसरा है लैथोलिक। लैथोलिक, अब ये लैथोलिक क्या है, यह गुम्मद नुमा विशाल अंत्यवेधी चट्टान है। गुम्मद नुमा, गुम्मद के आकार का, जिसका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहिका नली से नीचे से जुड़ा होता है। तो ये नॉर्मल सा है, इसे हम लैथोलिक कहते हैं। देखो एक नाली से जुड़ा हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन ऊपर जमीन पे एक गुम्बद के आकार का बन गया है, तो इसे हमने क्या कहा, लैथोलिक। लैथोलिक और बैथोलिक में अंतर है जो आपको इसके थ्रू समझ में आ रहा होगा। दूसरा है लेपोलिथ और पैथोलिक। अब पैथोलिक और लेपोलिथ और पैथोलिक, इनका रिलेशन पूरी तरीके से इसी से ही है। किससे है, बैथोलिक से और लेथोलिक से इनका रिलेशन। आप स्टडी करोगे तो आपको इसको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। और दूसरा अगर टॉपिक की बात करें वो है हमारा डाइक। कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये डाइक है। तो ये जब लावा का प्रवाह दर्रों में, एक और है यहाँ पे सिल्ट, इसे बोला जाता है सिल्ट समझ लेते हैं। अंत्यवर्ती अग्नि चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सिल्ट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सिल्ट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहा जाता है। ये क्या है, सिल्ट और सिल, आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए सिल्ट, ये रहा सिल और सिल्ट। ये सिल है क्योंकि इसमें कम क्या कहते हैं हमें देखने को मिल रहा है, और सिल और सिल्ट आई थिंक इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखना कि कहीं पे जमा हो जाता है ये क्या कहते हैं, उसे ही हमें सिल कहा गया। डाइक, एक डाइक देखिए, वर्ड देखिए डाइक हमेशा समकोण के रूप में ही इकट्ठा होता है तो इसे डाइक कहा जाता है। और डाइक आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, कौन सा, ये लास्ट। जब लावा का प्रवाह दर्रों के धरातल में लगभग समकोण होता है और अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए और एक दीवार की भांति संरचना बनाता है, यह संरचना डाइक कहलाती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्जामिनर आपसे पूछता है, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम के अंदर, आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर डाइक, सिल्ट, सिल, है ना, उसके बाद बैथोलिक, पैथोलिक, लोथोलिक, लेपोलिक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो बंदे उस समय कन्फ्यूज होते हैं कि ये चीज़ें है क्या, ये कहाँ पूछी गई है, कहाँ पढ़ाई गई थी। इसको लास्ट पार्ट को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आपको शील्ड ज्वालामुखी के बारे में जानना ज़रूरी है कि किस टाइप का होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। फ्लड ज्वालामुखी जैसे पूरा महाराष्ट्र बना हुआ है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। और यही इस चैप्टर का मेन नींव था आपको बताना, कि एग्जामिनर आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि भैया ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को ही हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और ये दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे जो महासागर से रिलेटेड है, उनके बारे में हम डीपली समझेंगे कि हाँ भाई ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो सीरीज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।